शो में। मेगा फ्रॉड केस, FIA साइबर क्राइम से बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का राब्ता। पाकिस्तान में 11 के करीब एप्लीकेशंस बनाकर $100 मिलियन के लगभग का फ्रॉड बेनकाब। ऑनलाइन फ्रॉड पर FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकात, तल्ख हकाइक मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम पहलू जिसको आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, एक एसेट क्लास के तौर पर, बिलखुसूस जब लॉकडाउन के दिन थे, जब हमने देखा कोरोना का मामला आया सामने, तो बहुत से लोगों ने अपना पैसा घर बैठकर लॉकडाउन के दिनों में वो क्रिप्टो करेंसी में, यानी बिटकॉइन और दीगर कॉइन्स के अंदर डालना शुरू कर दिया। इनिशियली तो हमने देखा कि ये मामला इस वक्त जो इसमें रिटर्न्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन साल 2021 के रिटर्न्स में देख रहा था, जो रूपी टर्म्स में रिटर्न है, यानी एक पाकिस्तानी ने अगर मुख्तलिफ एसेट क्लास में पैसा लगाया, एज इन्वेस्टमेंट की, तो वो पाकिस्तानी ने जो पैसा उस पर रिटर्न कमाया वो कितना था। यानी मिसाल के तौर पे अगर उसने ₹1 लगाए, या आप इसे और आसान कर दें, ₹10 उसने लगाए, तो जो रिटर्न उसके थे वो किस तरह से, किस शरह के साथ थे 2021 के अंदर, वो हम आपके सामने रखते हैं। पहले ये टॉप लाइन सिक्योरिटी की रिसर्च है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी ने बिटकॉइन में, यानी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था, बिटकॉइन खरीदा था 2021 के शुरू में, तो उस पर उसको मुनाफे की जो शरह है वो तकरीबन 87%, 87% थी। सब में ज्यादा, अगर पाकिस्तान में किसी एसेट क्लास के लिहाज से देखा जाए तो ये रिटर्न सब में ज्यादा था। इसके बाद अगर उसने वो ₹10 प्रॉपर्टी में लगाए होंगे, वैसे प्रॉपर्टी जो है आपको पता है यहाँ पे लाखों करोड़ों तक कीमतें पहुंच चुकी हैं, तो उस पर उसकी जो मुनाफे की शरह होती वो 23% होती। यानी दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का काम जो है उसने रिटर्न दिया। ये बहुत ज्यादा रिटर्न है। आप देखें तो 87% रिटर्न, 87% का मतलब यह है कि तकरीबन अगर उसने ₹10 लगाए थे तो वो ₹18.70 हो गए साल के इख्तिताम तक। ₹10 से ₹18 हो गए अगर उसने बिटकॉइन में पैसे लगाए थे। अगर उसने ये पैसा रियल एस्टेट में लगाया था तो वो ₹10 से बढ़कर तकरीबन 12 या ₹12.5 हो गए। तो ये फर्क आया आपके पैसों के अंदर अगर आपने पैसा बिटकॉइन या क्रिप्टो में डाला था। और इसी तरह मैंने मुख्तलिफ % रिटर्न है। अगर आपने रूपी बेस्ड RDS सर्टिफिकेट यानी रोशन डिजिटल अकाउंट लिया था तो उस पर रिटर्न आपका 11% था। अगर आपने सोना खरीदा था तो उस पर आपका रिटर्न 10% था। अगर आपने साल के शुरू में सोना खरीदा था तो उस पर मुनाफे की शरह 10% थी। डॉलर लेकर अगर आपने रख लिए थे तो उस पर मुनाफे की शरह 11% थी। इसी तरह अगर आपने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIBs खरीदे थे तो उस पर इन्वेस्टमेंट की जो आपकी रिटर्न की शरह थी वो 10% थी। अगर आपने इसी तरह सब में इंपॉर्टेंट बात जो लोग यहां पर करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, तो रूपी बेस्ड रिटर्न्स जो थे स्टॉक एक्सचेंज के वो सिर्फ 1% थे साल 2021 में। तो ये सब में नीचे जो इन्वेस्टमेंट क्लास, एसेट क्लास रही वो आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रहा, जिसमें आपकी जो शरह थी मुनाफे की वो सिर्फ 1% रही। और सब में ज्यादा अगर शरह देखी जाए तो वो 87% बिटकॉइन में रही। तो ये तो सूरत हाल है जो रुझान लोगों का इस तरफ बढ़ने लगा। आपको अंदाजा होगा कि जब ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, ज्यादा मुनाफा होता है, तो इसी तरह ज्यादा लोग उस तरफ आते हैं, रश बढ़ता है। और मैंने दावे भी मुख्तलिफ सुने इस प्रोग्राम में, हमने उन दावों पे गुफ्तगू भी की थी। पाकिस्तान जो फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनके सदर इस प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने एक दावा किया था। उन्होंने तो बोला था अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो उनकी रिसर्च है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था इस एसेट क्लास के हवाले से कि पाकिस्तानियों का कितना रुपया बिटकॉइन में रखा हुआ है। लेट्स हियर दिस आल्सो। बात यह है कि अगर मैं पाकिस्तान $1 अरब और $2 अरब के लिए दुनिया भर में घूमता फिर रहा है कि कोई हमें दे दे पैसे, तो जब ये एक रिपोर्ट आई और इसमें फैक्ट्स थे तो इस वक्त होना ये चाहिए था पूरी गवर्नमेंट पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक, सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि भाई इसमें क्या हकीकत है, कैसे इसको करना है। लेकिन सब अपना सोए हुए हैं, किसी को परवाह ही नहीं है कि भाई $1 अरब के लिए 50-50 दिन और 25-25 दिन IMF के पास जाके बैठते हैं। जब एक रिपोर्ट आ गई और हमारे यहाँ पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन यूनुस धागा साहब हैं जो रिटायर्ड सेक्रेटरी कॉमर्स रहे, फाइनेंस रहे, तो कोई भी फिगर होगी, कोई बात होगी तो उसमें उसका वजन होगा। अब उसके बाद अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है, किसी को परवाह ही नहीं है, कोई सोचने को तैयार नहीं है। और बाकी सवाल ये है कि जब दुनिया में ये करेंसी कैश होती है, अगर हमने इसको अलाउ नहीं किया
तो लोग दुबई में जाके कैश कर लेंगे। ये एफपीसीसीआई के सदर है, जो साबिक सदर आप कह सकते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दी इस हवाले से अहम तरीन। उन्होंने कहा जी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। जो इनकी रिसर्च रिपोर्ट है, कहते हैं यूनुस डागा साहब जो साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वफाकी हुकूमत के, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन जो है इस वक्त लोगों का क्रिप्टो करेंसी में रखा हुआ है। अब बताने का मकसद यह है कि इस सिलसिले में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, और ये फ्रॉड जो मुतालिक है इसका ताल्लुक क्रिप्टो करेंसी से इस तरह से है कि इसमें जो एक एक्सचेंज होती है बाइनेंस, उसका इस्तेमाल या उसके वॉलेट का इस्तेमाल उन तमाम कंपनीज ने किया है। ये बड़ा एक नाजुक नुक्ता है जिस पर हम बात भी करेंगे FIA वालों से प्रोग्राम में, कि आखिरकार ये फ्रॉड बाइनेंस एक्सचेंज ने किया है या बाइनेंस एक्सचेंज इस्तेमाल हुआ, उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ इस फ्रॉड को करने में। मैं आपके सामने एक कॉल फॉर अटेंडेंस नोटिस रखना चाह रहा हूं। ये कॉल फॉर अटेंडेंस नोटिस हमजा खान साहब नाम के एक आदमी को भेजा गया है, जिनको बताया गया कि ये ग्रोथ एनालिस्ट या जनरल मैनेजर हैं बाइनेंस एक्सचेंज के, जिसके थ्रू लोग पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में क्रिप्टो पे काम करते हैं। इसके अलावा कॉइन बेस और दीगर भी इस पर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए ये काम होता है। इस ऑर्डर फॉर अटेंडेंस में जो खत लिखा गया है शरियार अहमद खान साहब की तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल, इन्होंने कहा जी कि आई एम एंगेज्ड विद इंक्वायरी नंबर 778 ऑफ 2021 of FIA Cyber Crime Reporting Center Karachi, registered in the circle of 29/12/2021। ये खत इन्होंने लिखा है 6 जनवरी 2022 को, और इसमें इन्होंने लिखा है कि एज रिपोर्टेड टू हिज ऑफिस बाय अ नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स, और इन्होंने जो बताया कि जो कंप्लेनेंट्स की तादाद बताई है वो थाउजेंड से बताई है इस लेटर में FIA ने। उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हुआ है जिसमें लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इस वक्त गबन कर दिया गया उनके साथ, और इसमें एक दो नहीं या चंद सौ नहीं बल्कि इस लेटर में लिखा है कि हजारों की तादाद में विक्टिम्स हैं, हजारों की तादाद में मुतासरीन हैं, जिनके तकरीबन कहा जा रहा है कि $100 मिलियन यानी तकरीबन 18 अरब या 20 अरब रुपए गबन कर लिए गए। और ये सब कुछ जो हुआ है उसमें लिंक जोड़ा गया है बाइनेंस के एक्सचेंज से, इस तरह से कि उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है। कुछ कंपनीज के नाम भी इस लेटर में लिखे गए जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, जिनके हवाले से तफसीलात बाइनेंस से मांगी गई हैं। ये कंपनीज जो मुख्तलिफ फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स के जरिए एप्लीकेशंस बनाती थी, जिन कंपनीज का नाम इस खत में लिखा है आपके सामने, ये हम चला भी रहे हैं, MCX, HFC, HTFOX, FX कॉपी, इसी तरह 88001, AV, G86C, 8X66, 91FP, UG, इस तरह की कोई तकरीबन 11 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि इनका ताल्लुक बाइनेंस के वॉलेट से था। यानी इन प्लेटफॉर्म्स ने फ्रॉड किया, इन एप्लीकेशंस ने फ्रॉड किया, वॉलेट बाइनेंस का इस्तेमाल किया। तो अब FIA क्या चाहता है कि बाइनेंस के थ्रू जो गबन की हुई रकम है उसको वापस हासिल करने के लिए क्या हो सकता है। तो इस सिलसिले में FIA ने बाइनेंस से राब्ता किया। इसमें लिखा गया मजीद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर नंबर 3 2018 का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि स्टेट बैंक हैज नॉट ऑथराइज्ड और लाइसेंस्ड एनी इंडिविजुअल और एंटिटी फॉर द इशुएंस, सेल, परचेज, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट इन एनी सच वर्चुअल करेंसी कॉइन्स टोकन इन पाकिस्तान। यानी स्टेट बैंक की तरफ से लीगली अब तक किसी को यह नई जिम्मेदारी दी गई है कोई प्लेटफॉर्म के वो इस तरह की करेंसीज, एक्सचेंज या टॉइंस, टोकन्स के अंदर पाकिस्तान में इस सिलसिले में काम कर सके। सर्कुलर नंबर 3 2018 का FIA ने हवाला भी दिया। इसे मजीद 2 यूट्यूब के लिंक्स हैं जो वीडियो इस पर हमजा खान साहब की बताई जाती है, जो उन्होंने एक व्लॉगर के साथ बनाई, और उस वीडियो में कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, उनके लिंक्स भी शेयर किए गए और कहा गया कि therefore you are directed to attend the office with your original document CNIC 12/1/2022 की उनको डेट दी गई है। दस्तखत है शरियार खान साहब के, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं। इस स्कैम में FIA चाहता क्या है, क्या होगा आगे, ये सवाल उठाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इसको रेगुलेट अभी तक नहीं किया गया है। इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट की सिंध हाई कोर्ट में जो आज रिपोर्ट वगैरह भी पेश हुई है उस पर भी गुफ्तगू होगी कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया, उसे क्या मंदरजा आते हैं। FIA साइबर क्राइम इस केस को किस तरह आगे लेके पहुंचा, इसके विक्टिम्स एक्चुअली कितने नंबर्स इन 11 प्लेटफॉर्म से, और इनका मोडस ऑपरेंडे क्या था। यानी ये 11 एप्लीकेशंस किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करती थी। एक लफ्ज जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम जो हम जानते हैं वो यही होती है कि जिसके अंदर एक इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर जो है बली का बकरा बनता है पुराने इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाने के लिए। तो क्या ये पॉन्जी स्कीम्स 11 की 11 पॉन्जी स्कीम्स थी? ये रन किस तरह करती थी, बाइनेंस वॉलेट से इनका क्या ताल्लुक था,
और किस तरीके से ये लोगों से पैसे लेती थी। क्या ये सिग्नल्स देते थे टेलीग्राम के थ्रू, जो मैंने सुना कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते थे और उस पर बेटिंग होती थी, उस पर सिग्नल्स होते थे और फिर ये सारी एप्स क्रैश कर जाती थी और लोगों का पैसा इसमें डूब जाता था। ये सारे अहम सवालात, FIA की इन्वेस्टिगेशन, FIA के तहकीकात में होने वाले सनसनीखेज इंकशाफात और साथ साथ क्रिप्टो एक्सचेंज के हवाले से जो मुताल्लिका बैनुल अक़वामी क़वानीन है पाकिस्तान में क्या होने चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू होगी। आज इस स्कैम से पर्दा उठाएंगे, तहकीकात से पर्दा उठाएंगे। इस मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन अहम तरीन हम सवालात उठाएंगे आपके सामने। FIA के हवाले से जो FIA इंक्वायरी कर रही है वो इंक्वायरी क्या है और इस इंक्वायरी में आगे क्या निकलेगा, FIA क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बाइनेंस का इसमें रोल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझाना, क्योंकि बहुत से लोग इसको समझ रहे हैं कि ये बाइनेंस ने फ्रॉड किया है, कोई क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड जो बाइनेंस ने किया है जिसके थ्रू लोग ट्रेडिंग करते थे, या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्या कर रहे थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, FIA किस तरह बढ़ रहा है आगे। कोई और बेहतर इस पर शायद बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इमरान रियाज साहब जो कि सरबराह हैं FIA साइबर क्राइम सिंध के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इमरान साहब, पहले लोगों को आगाह कीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन है, अनरेगुलेटेड मार्केट है, पहले से ही लोगों के जहनों में खदशात। गवर्नमेंट की भी मैंने देखा सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट आई है, वो इसे चाहते हैं पाबंदी के हवाले से कुछ मामला हैं उसमें। लेकिन ये स्कैम हुआ क्या है पहले तो बताएं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने विक्टिम्स हैं, क्या स्कैम हुआ है, अगर समझा सकें लोगों को। इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो या हमने बाइनेंस को बैन कर दिया है या ब्लैक लिस्ट कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और हमने उससे जो मुंसलिक एप्स थी, जो कि फ्रॉडलेंट एप्स थी, हमने उन एप्स के हवाले से बाइनेंस से पूछा है कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये जो वॉलेट अकाउंट्स थे जहां पे इन एप्स से मुंसलिक फ्रॉडलेंट पैसा जा रहा था, वो किन के नाम के ऊपर थे, वो कौन लोग थे। देखिए, जब भी आप एक बाइनेंस पे अपना अकाउंट खोलते हैं, कोई कॉमन आदमी भी, मैं अगर खोलूंगा तो मुझे अपनी वहां पे फोटो आईडी देनी होगी, अपना पासपोर्ट आईडी देनी होगी कोई, और उसके बाद वो आपके फेशियल फीचर्स को अडॉप्ट करने के बाद आपको वेरीफाई करते हैं। तो डेफिनेटली जब एक इस तरह की ऐप को रजिस्टर किया जा रहा है जो कि लोगों से पैसे ले रही है, पब्लिक से पैसे ले रही है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ एडिशनल चीजें उनसे मांगी होंगी। तो दैट इज व्हाट वी हैव आस्क्ड टू बाइनेंस के जी, आप बताएं कि आपने जब इसको इंटीग्रेट किया या लिंक किया अपने सिस्टम के साथ इन एप्स को, तो आपने उनसे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे कि क्या ये SCCB पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड था कि नहीं था, जो कि वो नहीं था, या कोई ऐसी रेगुलेशन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था उसको अलाउ किया गया था कि नहीं किया गया था। तो इन तमाम सवालात के जवाब हमने बाइनेंस से मांगे हैं। और दूसरी बात जो है कि हमने कोई 26 के करीब जो वॉलेट एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस जो है वो आप ही कह सकते हैं कि जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो हमने उनकी डिटेल्स मांगी हैं कि इन सस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाए कि ये कौन कौन लोग थे और उन अकाउंट्स को जो है, उन वॉलेट एड्रेसेस को सीज किया जाए। एक चीज बताइएगा इमरान साहब, जहां तक एक चीज इमरान साहब बताइएगा, ये समझाइएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ये एक तरह से KYC जो बैंक्स करते हैं, नो योर कस्टमर, तो ये बाइनेंस की हद तक जो KYC है वो इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स तो नहीं है। मैं अगर रेगुलेटेड सेक्टर से मुतालिक बात करूं, उसके कंपैरिजन में बात करूं, तो वो एक फोटो आईडी है और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इतना रेगुलेटेड उनका तो प्रोटोकॉल नहीं है। और क्या वो हमारे कहने पे इसको स्ट्रिंजेंट करेंगे, मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, आपको लगता है? और आपका खुद क्या इस पे कमेंट है, जो आप कह रहे हैं ना फोटो आईडी है, क्या उनका KYC इतना स्ट्रॉन्ग है बाइनेंस का? यही सवालात हैं जो कि सबके जहन में हैं, और जो हमने लेटर उनको लिखा है इसी हवाले से लिखा है, क्योंकि नोबडी इज क्लियर ऑन दैट। दैट इज जस्ट आवर प्रिजम्पशन कि जी अगर हमने एक कॉमन आदमी के तौर पे खाली फोटो आईडी के थ्रू हम रजिस्टर्ड हुए हैं, तो एक अगर बड़ा अकाउंट है, कोई ऐप इंटीग्रेट हुई है उसके साथ, तो वो कैसे हुई है। तो हमें इन तमाम सवालों को क्लैरिफाई करने की जरूरत है, जो कि हमें भी पता नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है। और देखिए, सेकंड इसमें जो इशू है वो ये भी है कि अगर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो क्या उनको लगा कि ये कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं इन अकाउंट्स में, इन वॉलेट एड्रेसेस में इतनी बड़ी अमाउंट में पैसा क्यों आ रहा है।
तो उनके हमें इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करना पड़ेगा कि वो किस तरह के थे। तो इन चीजों पे बातचीत हमारी उनसे शुरू हो गई है ऑलमोस्ट, और जैसे मैंने कल भी बताया कि राब्ता हो गया है, और तो उनके जो क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे काम करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एज वेल, उनको मुंसलिक हमारे साथ किया गया है। और ये एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है, जारी बात है। तो आई एम वेरी होपफुल कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेगी, और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं तो आगे कम से कम वो लाजमी हमारे काम आएंगी। जैसे देखें ना आप, बैंक्स में भी अभी आजकल जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो रेगुलेटेड बैंक्स हैं, उसमें क्या होता है कि जी अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशन ट्रांजैक्शन होती है तो आपका कमर्शियल बैंक जो है उस अलार्म को जनरेट करता है और वो सेंड करता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को, और वो फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए को रेफर करता है। तो इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कोई चीज उनकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि बाइनांस कोई आम नाम नहीं है। बाइनांस जो है दैट इज द लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। लेकिन ये बताएं इमरान साहब कि अब ये जो जिस तरह से अनरेगुलेटेड है, तो हमें ये पता ही नहीं ना कि अभी इसमें, मैं एक जगह पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, मैं आपके सामने बताऊं भी, एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा था कि जो इसका कोई एक्टिव डेटा अभी तक नहीं है कि कितने पाकिस्तानी बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जगह कोटेड था कि सेमरुश नाम का एक साइट है, उन्होंने कहा कि 49,108 विजिट्स हैं ड्यूरिंग जुलाई लास्ट ईयर, और ये इसमें सिर्फ पाकिस्तानी इंक्लूडेड नहीं है। तो एफआईए क्या ये फिर पता करेगी बाइनेंस से कि आप हमें कम से कम एक ये लिस्ट फराहम कर दें कि पाकिस्तान से आप कितने विजिटर्स हैं, और क्या बाइनेंस इस कोऑपरेशन पे तैयार होगा कि अपना जो सेटअप है उसको ट्रांसपेरेंट करे फॉर द गवर्नमेंट्स, आपको लगता है? देखिए अभी तक जैसे आपको अंदाजा है कि बाइनेंस जो है दैट इज अनरेगुलेटेड इन पाकिस्तान, सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस इन दिस इंक्वायरी एज वेल, इन दिस इन्वेस्टिगेशन एज वेल। और सब लोग इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं बाइनेंस जो है वो हमें को रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। इनफैक्ट लेट मी क्लैरिफाई कि जी हमने जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे भी इस चीज को रेज किया था आज से कुछ 10-12 रोज पहले, लेकिन वहां से मेरे को खातिर खा जवाब नहीं आ सका था। तो देन आई हैव टू रिजॉर्ट टू दिस थिंग कि जी हम इनको जो है लेटर लिखें, और जो इनके नुमाइंदे पाकिस्तान में हैं उनसे हम उनको नोटिस जारी करें। तो इसके बाद जो है वो हमें 24 घंटे के अंदर जो वो जवाब भी आ गया, और अब हम इस लेवल के ऊपर है कि इनसे बातचीत कर सकें। अब इस केस को हम जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आई एम वेरी होपफुल कि यहाँ से हमें बहुत सी पॉजिटिव आगे ऑफ शूट्स मिलेंगी। जैसे कि हम कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो काफी तरह के आपके जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है, और पेमेंट जो होती है वो आपकी क्रिप्टो के थ्रू होती है, बिटकॉइन के थ्रू होती है। आपको याद होगा जो बिगेस्ट रैकेट था इलीगल आर्म्स सेल का, दैट वाज सिल्क रोड, जो कि डार्क वेब पे था। उसमें तमाम पेमेंट्स जो थी वो बिटकॉइन के थ्रू हो रही थी, जिसको एफबीआई ने जो है वो इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में इस रैकेट को तोड़ा था। तो अभी स्टार्ट तो इस फ्रॉड के केस से है, जो लोगों से इतना मेगा फ्रॉड किया गया है, बट आई एम वेरी होपफुल कि जी अगर बाइनेंस ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है और इस फ्रॉड को वो डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बाकी क्राइम्स हैं उसमें भी वो फर्दर जो है वो हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बताएं, आपने अभी हवाला दिया क्राइम का, पाकिस्तान में भी ये अपैरेंटली एक हरफ आम तो है कि इस्तेमाल इसका हो रहा है, और इसके थ्रू ही तमाम क्रिमिनल नेटवर्क्स भी चल रहे होंगे, और ख़ास तौर पे जो करप्शन होती है, रिश्वत का बाजार गर्म है, वो भी हमने सुना है कि बहुत से इस्तेमाल हो रहा है इसका, और फिर ये दुबई से जाके रिट्रीव हो जाती है अमाउंट, और वहाँ पे अलाउड नहीं है इसका विड्रॉल, तो वहां से फिर रेमिटेंस के थ्रू यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये आपके सामने कोई केस भी है जिसमें आपने देखा हो कि हाँ ये हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक बात है कि ऐसा हो रहा है? देखिए ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास चीजें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड अभी कोई उस महीने की ऑफिशियल केस रजिस्टर नहीं है, बट वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड फॉर्मली, और उन तमाम चीजों को पेपर पे लाने के लिए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बड़ा जरूरी था कि बाइनेंस से हमारा राब्ता होता, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सही। अच्छा ये बताएं कि जो ये कंपनीज आपने पकड़ी हैं, जो कंपनीज इनका नाम आपने लिखा है पकड़ी, इन कंपनीज का इस वक्त स्टेटस क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे MCX है, HFC है, HTFOX, मैं एक को देख रहा था कि बहुत बड़ा पैमाने पे स्कैम था, पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों ने लिए। ये किस तरह काम कर रहे थे? एक मुझे को बता था कि ये मैंने पता किया तो टेलीग्राम में ग्रुप बनाते थे, सिग्नलिंग होती थी। ये करते क्या थे? ये ओकी मिनी 88001 AVG 86C 8X66
इनका काम क्या था, किस तरह काम करते थे, मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्या होता था इनमें, और ये सारे एक जैसे थे या अलग अलग थे ये पॉन्जी स्कीम्स? जी, अल्टीमेटली जो है इनका मोडस ऑपरेंडी एक ही था। प्राइमरी फिशी आप देखें, जो आपका क्रिप्टो है दैट इज ए बज़वर्ड इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी एज बाकी जैसे मुल्कों के अंदर है। तो लोगों को ये बावर कराया जाता था कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर हो रही है, सिर्फ एक बिटकॉइन का वर्ड यूज करके। बट इनफैक्ट ऐसा नहीं था। ये तमाम जो एप्स थी ये बेसिकली बैटिंग एप्स थी, जो कि ये फ्रॉडलेंट तरीके से रन की जा रही थी, और बैटिंग का तरीकाकार भी जो था वो उसके ऑनर के अपने हाथ में था। मतलब जैसे आप कह लें कि जिस मर्जी को वो जितवा दे, जिस मर्जी को वो हरवा दे, ठीक है। यानी कि दैट वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्चुअल ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइन। तो ये करते क्या थे, 3 पिलर्स थे इस पूरे क्राइम के। एक पिलर आप कह लें कि जी सेंट्रल जो था वो आपकी फ्रॉडलेंट ऐप थी। उसके बाद एक जो था उसका जो टेलीग्राम ग्रुप बनाते थे वो लोग, और थर्ड जो है किसी हद तक जो बाइनेंस से उसको लिंक किया हुआ था जस्ट फॉर द पेमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग लोगों को इस तरीके से घेरते थे इंसेंटिव देके कि जी अगर आप जो है इस ऐप को ज्वाइन करेंगे तो आपको $200 मिलेंगे, और अगर आप फर्दर लोगों को इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको हर जो आप मेंबर को लेके आएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, उसके बदले एडिशनल पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एक रेफरल सिस्टम क्रिएट किया हुआ था, और उस रेफरल सिस्टम के थ्रू ये लोगों को अपने अंदर एप्स में लेके आते थे। तो वो जो इनके प्रमोटर्स भी इवन थे, उनको भी नहीं पता था कि ये एनोनिमस जो इसका ऑनर है, ये एडमिन है, वो कौन है और कहाँ बैठा हुआ है। अब इस तरीके से इन्होंने टेलीग्राम में ग्रुप बना लिए। अब उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है एक सिग्नल आता था कि जी बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो राइज करेगी या फॉल करेगी, आपने इस पे जो इन्वेस्ट करना है। अब जो मेन ऐप में क्या होता था कि जी आपका एक चार्ट बना होता था, एक बार ग्राफ बना होता था, उसमें बिटकॉइन की राइज फॉल आ रही होती थी। उसमें आपके पास ऑप्शंस थी राइज या फॉल पे क्लिक करने की। तो अगर आपको सिग्नल राइज मिला है, आप राइज पे क्लिक करेंगे, तो बाय दैट मीन यू लूज और विन दी मनी, जैसे बैटिंग में होता है। तो प्राइमरी फिशी से बिटकॉइन का नाम इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन असल में ये सब ऐप खुद मैनेज कर रहे थे, और ये बैटिंग की सारी की सारी इसके ऊपर हो रही थी। ये इसमें पूरा इसका बड़ा यानी आप अभी कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन की रियल वैल्यू थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, इन्होंने एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बना दिया था एक्सचेंज का। उस ऐप का जो है बिटकॉइन की रियल वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, अपनी ऐप जैसे मूव करती थी उस तरीके से वो राइज फॉल लोगों को करवाते थे। अच्छा, इट वाज ऑल मैनेज्ड बाय देम, नॉट विद द रियल बिटकॉइन वैल्यू। और फिर ये अच्छा, ये तो बड़ा ऐसा इमरान आज़म, मैं सुन के बड़ा चौंक गया हूं कि ये एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बना के, आर्टिफिशियल बिटकॉइन बना के, आर्टिफिशियल उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी। आप क्योंकि इस केस में हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये हुए कहीं और किसी और मुल्क में, या हम पाकिस्तानियों के एजाज है ये वाला स्कैम जो फोकस यहाँ पे किया, मैं बाकी रिसर्च भी कर रहा हूँ, बट आई बिलीव कि इट इज हैपनिंग इन द अदर वर्ल्ड एज वेल। यू नो, क्रिमिनल्स जो है अपने आइडियाज एक्सचेंज इस तरीके से ही करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आइडिया आया होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि जी कहाँ से आया है। आई एम वर्किंग ऑन दैट, अभी आई एम फोकसिंग ऑन दिस केस। तो लेकिन इस तरीके से ये हुआ, और तमाम एप्स जो थी उस तरीके से कर रही थी। और एक और फैक्टर जो है जो मुझे अभी तक लग रहा है, देखिए इनका तरीकाकार क्या था कि जी एक ऐप इनिशिएट की, 3 माह लोगों से कैपिटल बेस पूरी बनाई, पैसा इकट्ठा किया उनसे, ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉफिट भी दिया ताकि और लोग उसमें आ सकें और लोग उसमें ल्योर हो सकें। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता था कि जब पैसा इकट्ठा होता था, एक कैपिटल बेस बनती थी, तो ये लोग ऐप को क्रैश कर देते थे, फिर एक नई ऐप शुरू होती थी। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब हम इस केस की तह तक पहुंचे तो शायद एक गैंग ही पीछे हो या 2 गैंग हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल। इन एप्स की आपस में लिंकेज की पॉसिबिलिटी मिलने का चांस भी है। अच्छा, आप इमीडिएटली वंस एंड वाज क्लोज तो साथ ही दूसरी ऐप स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, एक बंद होती थी। तो मजे की बात और है जी, अभी एफआईए के एक्शन के बाद भी उस एक ग्रुप पे जो मैसेज उनके एडमिन की तरफ से डिलीवर किया गया है स्कैम के हवाले से कि जी अगर आप अपने पैसे वापस चाहते हैं तो यू शुड गिव अस मोर मनी एज यू नो गारंटी, उसके बाद जो आपको आपकी रियल अमाउंट वापस मिल जाएगी। सो दैट इज अनदर मेथड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल एंड लूटिंग देयर मनी। मतलब वही पॉन्जी स्कीम का जो तरीकाकार होता है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो और मजीद पैसे मांगते हैं ताकि पुराने इन्वेस्टर्स को कम से कम दे सकें और फिर आगे और बढ़ सकें, इसको लेके आगे बढ़ सके। ये बताइएगा इमरान साहब, क्योंकि ये तो तकरीबन 11 के करीब ऐप्स हैं, आप इसके रूट पे तो पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि शायद 1 या 2 ग्रुप्स हों या 2 या 3 जो भी गैंग्स हो, इसमें
लोग कितने फंसे थे? क्योंकि आपका जो नोटिस है उसमें तो आपने थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स का जिक्र किया है, अमाउंट जो कोट हो रही है वो अराउंड $100 मिलियन हैं। पहले मुझे बताएं लोग कितने थे और आपसे थ्रू कंप्लेंट्स कितने लोगों ने राब्ता किया? इन एक्चुअल आप इसका मैग्नीट्यूड समझ सकें, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों का नुकसान हुआ है इसमें? देखिए जी, इसमें जो सबसे बड़ी ऐप थी जिसके मेंबर्स बहुत ज्यादा थे, दैट वाज HFC। अच्छा। जो मेरे पास इसकी स्क्रीनशॉट्स आई, एविडेंसेस आए उस टेलीग्राम ग्रुप के, उसमें जो आंखों देखा हाल है कि वो 33,000 मेंबर्स तो थे उस ऐप के अंदर। एंड जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इससे भी ज्यादा थे, लेकिन जब एक बज़वर्ड स्टार्ट हुआ कि जी फ्रॉड हो गया, उसके बाद पीपल स्टार्टेड लिफ्टिंग एंड गिविंग अवे फ्रॉम दैट ऐप। तो सबसे बड़ी ऐप ये थी। और उसके अलावा जो दूसरी ऐप्स थी, किसी में 8,000, किसी में 10,000, किसी में 13,000, किसी में 4,000, डिफरेंट नंबर ऑफ जो है वो मेंबर्स जो है आइडेंटिफाई हमें हुए। और जो आपका क्वांटम ऑफ पेमेंट था वो वेरिएबल था, दैट वाज फ्रॉम $100 जो हमें रिपोर्ट हुआ, और वो $80,000 तक भी हमें रिपोर्ट किया गया। अब इसमें हमारे पास जो कंप्लेनेंट्स आए, मोस्टली लोगों ने इनिशियली हमसे राब्ता किया सोशल मीडिया पे, ठीक है, एंड देन आई जंप्ड इनटू दिस केस कि जी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। और फिर मैंने तमाम लोगों से, पूरे पाकिस्तान में जितने लोगों से राब्ता कर सकता था, मैंने मेरी टीम ने राब्ता किया। अब चूंकि माय जुरिस्डिक्शन इज सिंध, तो जो यहाँ पे लोग थे आसानी से हमारे पास आ सकते थे, वो हमारे पास आए और उन्होंने बाकायदा जो एप्लीकेशन जो है, कंप्लेंट जो है, वो रजिस्टर कराई विद द एविडेंसेस, और उसके बाद इसको बाकायदा प्रॉपर एक इंक्वायरी में कन्वर्ट किया गया। बट विक्टिम्स आर इन रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, ठीक है, आपके फैसलाबाद में, आपके मुल्तान में, आपके भावलपुर में, डीजी खान में, सवात में, आज़ाद कश्मीर, एवरीवेयर। तो अब चूंकि इन तमाम लोगों को हमारे पास डेटा वैसे मौजूद है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं $10,000 का, $20,000 का क्लेम कर रहे हैं, तो वो सब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। बट वी हैव गॉट द मेल कंप्लेंट और इस पे फर्दर आगे बात चलेगी। अच्छा, एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें ये, जी अगर आप लोग जो हैं, अच्छा आप पहले बात करें, क्यों नहीं चाहते लोग क्या नहीं चाहते? ज्यादा लोगों के नाम FIA में ना आने की वजह ये भी लोगों की है कि लोगों में एक ये तासर है कि जी अगर मैं जाके बता दूंगा कि मेरे $50,000 चले गए, तो फर्स्ट आई हैव टू जस्टिफाई कि जी मेरे पास पैसे कहां से आए। Exactly. वो कह रहे हैं कि जी बाकी ऐप्स की तो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, पहले मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले मेरी मनी ट्रेल मांगी जाएगी। तो दिस इज द फियर अमंग द पीपल एज वेल। सही, मैं यही कह रहा था, मैंने बात ये कि पैसे निकलवाने के लिए लोग आएंगे कैसे? वो जब ये जो इसका मतलब, तो मैं इमरान साहब, मैं अगर समझूं तो जो क्लेम था FPCCI का, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन ये जो $20 बिलियन कह रहे थे, वी कैन से के समवेयर अराउंड 20 नहीं तो 5-10 बिलियन। अगर कितने लोगों ने 33,000 हजारों लोगों ने पैसा डाला हुआ है, 100 से लेके $80,000, तो पाकिस्तानियों को अच्छा खासा पैसा लग गया है इसमें। और ये तो फेक वाले में लगा है ना, असली वाले में पता नहीं फिर कितना लगा होगा। एग्रीड आई बिलीव कि अच्छी खासी अमाउंट हमारी है, लेकिन इसको जैसे आपने पहले भी सवाल किया और शायद उसका जवाब हमने मिस कर दिया, अभी तक हमें इस बारे में कुछ अंदाजा नहीं है और ना मैं कोई फिगर दे सकता हूं। और आपने कहा कि जी बाइनेंस क्या कोई फिगर देगा या नहीं देगा, विच आई बिलीव कि वो नहीं देगा कि पाकिस्तानियों का पैसा कितना लगा हुआ है। ये जब रेगुलेटरी डोमेन में अगर उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेके आने की कोशिश करेगा, तो शायद वहां पे ये बात हो, क्योंकि ये डोमेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, वो उनसे पूछ सकते हैं। बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मेरा ये दायरा इख्तियार नहीं है। मेरा दायरा इख्तियार यही है कि मैं क्रिमिनल्स तक पहुंचूं और उनको। अच्छा, बाइनेंस का तो नहीं आप बता सकते, लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ क्राइम है, ये कितना है? ये जो कोर्ट हुआ है रिपोर्ट्स में $100 मिलियन, इज इट ट्रू, या फिर ये इससे ज्यादा या इससे कम है, या ये ऐसी अंदाजा है कि $100 मिलियन हो सकता है अंदाजा? ये लोगों से बातचीत करने के बाद और जो नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप्स थे उसको देखने के बाद एक रफ एस्टीमेट है। इसको एक्स्ट्रापोलेट मैंने इस तरीके से किया है कि जैसे आपने देखा कि HFC के अंदर 33,000 लोग थे और बाकी एप्स में 8,000, 7,000, 4,000, 13,000, तो मैंने एक सेफ एस्टीमेट लगाया। सेफ एस्टीमेट किस तरह लगाया कि मैंने 11 एप्स ली, उसमें हर ऐप में मैंने एवरेज 5,000 मेंबर्स को खाली रखा है कि इतने मेंबर्स होंगे। और इसके अलावा जो फिगर था कि $100 से $80,000 तक फिगर आ रहा था, मैं उस एवरेज को $2,000 तक बस लेके आया हूँ, ठीक है। तो इन कैलकुलेशंस के मुताबिक ये बनता है $100 मिलियन। अब रियलिटी जो है, कितना लोगों ने पैसा लगाया, जब तक तमाम लोग हमारे पास एविडेंसेस लेके नहीं आएंगे,
तब तक हम एग्जैक्ट फिगर को नहीं दे सकते हैं। तो अच्छा, और जब तक, क्योंकि मैंने जो अब तक, ये भी मुझे बताएगा आप, क्योंकि एफआईए के जितने भी मैंने मामला देखे तो एक एफआईआर आती है, ये ऑर्डर फॉर अटेंडेंस मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ आप जब से मैं इसमें रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो एफआईए जो एफआईआर काटती है फिर आगे मामला बढ़ते हैं, तो इसमें जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी को, जो आपने कहा 26 वॉलेट्स हैं, तो उसके बाद एफआईआर वाला मरहला आएगा, या कब आएगा एफआईआर वाला मरहला, जब आप किसी अक्यूज तक पहुंच जाएंगे? एफआईआर का तरीकाकार जो है वो आपकी पुलिस से डिफरेंट होता है। जो भी हमारे पास इस तरह कोई कंप्लेंट आती है उसको पहले हम इंक्वायर करते हैं, और इंक्वायरी के बाद जब एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं, क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम एफआईआर की तरफ जाते हैं। उसके बाद एफआईआर की तरफ। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इमरान साहब एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि बड़े जो हमें भी एक दो लोगों के ईमेल्स आए, वो ये पैसा रिकवर कैसे होगा? आप लोग क्या ये करेगा एफआईए हमारे लिए, नहीं करेगा जो कंप्लेंट लेकर गए? इस ब्रेक के बाद इमरान साहब से ये सवाल पूछेंगे, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज एक और जो पोंजी स्कीम्स के थ्रू वॉलेट इस्तेमाल हुआ है बाइनेंस का, क्रिप्टो के हवाले से बड़ा अहम मामला, क्राइम है जो आपको आपके सामने रख रहे हैं। ये 11 एप्लीकेशंस और इनके नाते कहाँ से मिलते थे, कहाँ से सिरे मिलते थे, एफआईए कहाँ तक पहुंचा है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इमरान यार साहब कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स गए हैं लोगों के, आपने कहा कि क्लेम लेकर भी जो लोग आ रहे हैं कम आ रहे हैं कि उनको डर है कहीं हम बताएंगे तो हम पकड़े ना जाएं, एफबीआर हमारे पीछे ना लग जाए कि पैसे कहाँ से आए थे। इनकी अमाउंट रिकवर किस तरह होगी? यानी क्या बाइनेंस रिकवर करके देगा आपको, आप खुद वॉलेट ढूंढेंगे, फिर वॉलेट का जो एड्रेस है उसके जरिए आप करेंगे? तो इस प्रोसीजर क्या होगा, लोगों के जहनों में सवाल है। देखिए जी, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। अभी तो हमारा पूरा फोकस जो है वो इसके ऊपर ही है कि जी आइडेंटिफाई करना कि ये किन लोगों ने काम किया है और क्रिमिनल्स को पकड़ना। मेनली हमारा काम इन्वेस्टिगेटिव पार्टी है। अच्छा। और जो रिकवरी जो है इतना बड़ा मैंडेट हमारा नहीं है। तो लेकिन जब इस केस में हम आगे बढ़ेंगे तो हम ऑफ कोर्स देखें, अभी तो इनिशियली लोगों से बातचीत करके, मेहनत करके दिन रात की, ये 26 अकाउंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो व्हाट आई बिलीव कि जी और भी अकाउंट्स होंगे, और इट इज वर्किंग लाइक ए सिंडिकेट। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि हमें बाइनेंस क्या जवाब देता है कि जो अभी तक हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर जो है जब अगर ऐसी कोई बात होती है और केस फाइनलाइज होता है और इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जी वाकई उस अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट लेवल पे बात करने वाली है। मैं जो अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं, अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो निकाल के वो आगे भेज दूंगा, और जो कंसर्न आपके इदारे हैं वो फिर आगे राब्ता करने के मजाज हैं बाइनेंस के साथ फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। अच्छा, और इस सिलसिले में आपने कहा कि आप रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन इस सिलसिले में आपने कहा ना कि और शहरों के भी हैं, तो इस पर ओवरऑल एफआईए मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम विंग्स किस तरह से काम हो रहा है ताकि हर शहर से आप पहुंच सके कंप्लेनेंट्स तक और मुजरिमों तक? देखिए, अभी तो मेन बात ये है कि वो सबसे मिलके काम हो रहा है, और जितने भी मैंने बताया आपको जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो इंफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट ऑन द बेस ऑफ कराची, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने वॉलेट एड्रेसेस दिए हैं। सही। और मैं आपसे लास्टली भी ये पूछना चाहूंगा इमरान साहब, क्योंकि आप खुद हेड हैं एफआईए साइबर क्राइम विंग के, रोज आपके पास कंप्लेंट्स आती होंगी हजारों की तादाद में कि ये हो गया वो हो गया, और पॉन्जी स्कीम से मुताल्लिक और जिस तरह का ये स्कीम्स आप बता रहे हैं जो पूरा मामला हुआ है, आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से वो एक डिसाइड करें? जैसे हम नहीं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जब खरीदते हैं प्रॉपर्टी तो एक रिकमेंडेशन देते हैं कि आप एसबीसीए से चेक करें कि फाइल सही है नहीं है, अखबार में ऐड देखें वो क्या था, उसमें एसबीसीए ने क्या दिया था, आप यहाँ से चेक करें, फला अथॉरिटी से चेक करें, फिर आप प्रॉपर्टी लें। तो एज साइबर क्राइम विंग हेड आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि ऐसी एसेट क्लास में जिसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, 87% रिटर्न है बिटकॉइन के 2021 में रुपी टर्म्स, दैट इज हाईएस्ट तमाम एसेट क्लास के कंपैरिजन में, तो किस तरह से लोग आगे बढ़ें और पॉन्जी स्कीम से बचें अगर इस तरह के मामला में फंसने से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा इसकी जो कह लें कि आप स्पिरिट है इस क्राइम की, जो भी हुआ ये वाला, उसमें क्या था? ग्रीड ऑफ द पीपल, लालच लोगों का कि जल्दी अमीर हो जाए। ठीक है, जल्दी पैसे डबल हो जाए। तो आपने, आपको याद होगा फेमस पाकिस्तान का स्कैम पहले भी था, डबल शाह का जो किरदार था वो क्या था कि जी पैसे दिए मैं इसको डबल कर दूंगा, और बाद में तमाम पैसों को लेके भाग गया। तो मैं इसको बड़ा सेफली कह सकता हूं कि ये जो स्कैम है दैट इज साइबर डबल शाह, यू कैन से दैट दिस इज डिजिटल डबल शाह। तो रूल ऑफ द थंब क्या है कि जी आपने जो है लालच में नहीं आना है,
जहां भी आप देखते हैं कि आपसे जो है कोई ऐसा अदारा जो है अनरियलिस्टिकली हाई रिटर्न्स आपको दे रहा है, प्रॉफिट्स दे रहा है, जो कि कमर्शियल बैंक से या बाकी आपके जो इन्वेस्टमेंट जो फोरम्स हैं उससे बढ़ के है। अगर बैंक 10% दे रहा है, आपको यहाँ 30% मिल रहा है, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि डेफिनेटली इसके पीछे कोई फ्रॉड चल रहा है। सेकेंडली, एक और चीज जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 84, 82 के मुताबिक बैंक्स और जिन इन्वेस्टमेंट के अदारों को उन्होंने अलो किया हुआ है, उनके अलावा कोई थर्ड पार्टी जो है पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है। तो इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं या जो भी एप्स हैं, ऑनलाइन हैं या रियल वर्ल्ड में हैं, वो सब की सब फ्रॉड कर रही हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की ऑफर मिलती है तो हमें हेडसे पे नहीं चलना चाहिए, हमें बाकायदा चेक करना चाहिए कि अगर ये ऐप है तो इसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं है, इसका ऑनर कहाँ बैठता है, क्या ये SCCP से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या स्टेट बैंक के रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, FBI को इसका कोई टैक्स रिटर्न है कि नहीं है। तो यू कैन ऑलवेज कम बैक, यू कैन आस्क FIA एज वेल, एंड आप SCCP से पूछ सकते हैं कि जी देखें, बताएं ये जो ऐप है या ये कोई इदारा है, ये रेगुलेटेड है कि नहीं है या रजिस्टर्ड है कि नहीं है। Exactly. बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इमरान साहब, आपने जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अब तक क्या है, FIA का इस पर ऑब्जेक्टिव होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करी और हमें तफसीलन बताया कि स्कैम असल में था क्या। अब इसमें जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है वो क्या कहते हैं टैक्स लॉस के मुताबिक, और जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉज जो समझते हैं वो क्या कहते हैं, ये भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान इस स्कैम में पाकिस्तान रिकवर किस तरह कर सकता है, लीगली इस केस को आगे किस तरह बढ़ा सकता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये स्टेट लेवल पे बात होगी, ये तो रिकमेंडेशन दे देंगे, आगे स्टेट का फिर काम है कि वो किस तरह अमाउंट रिकवर करती है, इनका काम इन्वेस्टिगेशन है। वील आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉयर आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन इमरान रियाज साहब से, जो कि साइबर क्राइम FIA के हेड हैं सिंध के, उनसे गुफ्तगू हुई। FIA आखिरकार क्या इंक्वायरी कर रहा है, ये इंक्वायरी नंबर 778 ऑफ 2021 आखिरकार है क्या, ये किस तरीके से फ्रॉड हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड है। आपने इसका हजम समझा कि तकरीबन थाउजेंड्स, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जो एप्लीकेशन MCX है उसमें 33,000 के करीब लोग थे जिनका पैसा लूटा गया या गबन किया गया। टेलीग्राम के थ्रू ये ग्रुप्स काम करते थे, उस पर इनको सिग्नल्स मिलते थे, और हैरानी की बात वो बता रहे थे कि आर्टिफिशियली बिटकॉइन के रेट्स क्रिएट किए गए थे और उसमें हाई बाय सेल, हाई राइज और इसके साथ तमाम इंडिकेटर्स दिए जाते थे। और ये तमाम चीजें जो थी एक पॉन्जी स्कीम की तरह चलती थी, जिसमें रेफरल के बुनियाद पर जो पॉन्जी स्कीम में देखा जाता है पैसा कमाया जाता है, रेफरल जब तक आते रहते हैं, जब तक स्कीम चलती रहती हैं। जो ही इनके बारे में गलत खबरें आना शुरू होती हैं या इनके बारे में लोगों को पता चलता है, जहां रेफरल बंद होते हैं वहां ये स्कीम क्रैश कर जाती है। और यही इन्होंने बताया कि एक ऐप क्रैश करती थी तो अगले दिन या उसी दिन दूसरी ऐप मंजर आम पर आ जाती थी। अभी तक FIA कहते हैं कि चंद इस वक्त ये सुराग तो लगा सकी है कि ये तमाम जो 11 ऐप्स हैं, मुमकिन तौर पर ये सारी ऐप्स एक या दो गैंग्स की हो, या हो सकता है कि कोई एक ही गैंग इसको ऑपरेट कर रहा हो। 26 वॉलेट्स हैं बिटकॉइन एक्सचेंज के, जिनके जरिए ये तमाम रकम जो ट्रांसफर की गई, तो उन 26 वॉलेट्स का सुराग लगाने की कोशिश FIA कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त उमैद अशफाक साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर कानून है, बैनुल-अक़वामी टैक्स लॉज के और किसी में भी एक्सपर्ट और महारत रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। उमैद साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनली लॉज के मुताबिक, मुझे बताइए कि मैंने FIA से अभी सवाल ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोगों का लॉस हुआ है या जो भी रकम गबन हुई है $100 मिलियन अंदाजन, इसको रिकवर कराने के लिए स्टेट लेवल पे बात हो सकती है बाइनेंस से। ये हमारा काम नहीं है कि FIA करे। तो कानून क्या कहता है इस बारे में, किस तरीके से ये रकम रिकवर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैफान भाई फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर शो। अच्छा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है, एक स्कैम हुआ है, और इसमें तकरीबन $100 मिलियन के करीब जो है वो लोगों के जो है एक तरीके से लूट लिए गए हैं। अच्छा, जहां तक बात आती है इसकी रिकवरी की, मैं आपको स्टेट बैंक का एक पब्लिक नोटिस है, ठीक है, अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, 2018 का है लगभग, उसमें
स्टेट बैंक ने बड़े वाजे तरीके से पब्लिक को नोटिफाई कर दिया है आज से 3 साल पहले कि अगर मैं उसके सेकंड पैराग्राफ में जाऊं और उसका रिस्क नंबर बी में वो क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि अगर वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस बंद हो गए फॉर व्हाट एवर रीजन, ठीक है, तो उस इन दैट सिचुएशन कोई लीगल रिकोर्स अवेलेबल फिल वक्त नहीं है। अच्छा, सही। लेकिन उमैर साहब, जो आप जिस नोटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, मेरे सामने भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर नंबर 3 है 2018 का, जिसमें स्टेट बैंक कहता है कि उसने ऑथराइज ही नहीं किया है और लाइसेंस नहीं किया है एनी इंडिविजुअल और एंटिटी फॉर द इशुएंस ऑफ सेल, परचेज, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट इन एनी सच वर्चुअल करेंसीज, कॉइन्स, टोकन इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब फिर बाइनेंस जो है वो भी इलीगली ऑपरेट ही कर रहा है ना। इसका मतलब फिर स्टेट किस तरह उनसे बात करेगी जब स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही उनको? सर देखें, बिल्कुल इलीगल तो आई वुड नॉट यूज द टर्म, आई वुड से इट इज अ ग्रे एरिया, ठीक है। ऑथराइज नहीं किया है, बिल्कुल सही बात है। कोई इस सिचुएशन में लाइसेंसेस भी इशू नहीं हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। सही बोला, उस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है और किसी लॉ के तहत यहाँ पे बाइनेंस जो है फिल वक्त रेगुलेट नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बट इट इज स्टिल अ ग्रे एरिया, क्योंकि बाइनेंस तो देखें, ठीक है, सही है, बाइनेंस किसी लॉ के तहत रेगुलेट नहीं है और स्टेट बैंक इज वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट के उन्होंने ऑथराइज नहीं किया। मगर अगर मैं स्पीकिंग फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के तहत अभी एक्सप्रेसली इसको नहीं बताया गया कि ये इलीगल है, परचेजिंग इज इलीगल, ट्रेडिंग इज इलीगल, ये एक्सप्रेसली इस वक्त कहीं नहीं बताया गया है। सही, लेकिन ये अब रकम रिकवर कराने के लिए क्या होगा? मतलब वो उस प्रोसीजर को क्या, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर गई पैसे तो गए, तो इसका मतलब ये जिनका पैसा डूबा है वो $100 मिलियन है या इससे ज्यादा है, जो भी क्लेम्स आते हैं वो सब डूब गया है। ये तो एक अंदाजा है वैसे $100 मिलियन, ये गया पैसा वापस नहीं आ सकता, इसका मतलब? सर देखें, इस पे फिर आपके 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं FIA के डायरेक्टर साहब के ये जो है स्टेट लेवल पे ही कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगी, बट मैं उससे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि उन 26 वॉलेट आईडीज के पीछे इंडिविजुअल्स कौन है, उनकी लोकेशंस क्या हैं। देखें, जब तक लोकेशंस नहीं पता चलती तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि किस स्टेट के साथ कोऑपरेट करना है। अब बाइनेंस तो एक एक्सचेंज है जिनके हेडक्वार्टर्स किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में मौजूद हैं, मगर ऑब्वियसली जहां पे लेट से अगर उनमें से एक हमें नहीं पता चलता कि वो इंडिविजुअल जो है वो कंट्री एक्स का सिटीजन है या रेजिडेंट है, तब तक हम स्टेट लेवल कोऑपरेशन का सवाल तो उसके बाद आएगा। पहले हमें ये पता करना होगा कि उस वॉलेट आईडी के पीछे कौन मौजूद है। लेकिन स्टेट लेवल कोऑपरेशन और फिर ये तमाम चीज़ें सुन के तो लगता है कि बहुत मुश्किल मरहला होगा, बहुत कठिन मराइल होंगे, जिसके बाद अगर ये रकम रिकवर हो सके शायद भी। और फिर वो किन क्लॉजेस के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं? इंटरनेशनली क्या टैक्स लॉस कहते हैं कि ये रकम, और फिर दूसरा ये खौफ भी है, लोगों को बता रहे हैं कि FIA का ये डर भी है कि कहीं जो लोग हमारे पास नहीं क्लेम लेकर नहीं आ रहे कि अगर हम ये बता दें कि हमने $50,000 लगाए थे तो हमसे कहीं FIA या FBR ये ना पूछे कि आपके पास $50,000 आए कहाँ से थे, हमारी सोच पे पीछे न लग जाए। तो ये भी एक खौफ है जो लोगों में है इस वक्त मौजूद, जो इसमें विक्टिम्स है। सर बिल्कुल ये खौफ जायज है और यही जो है, अगर एक ग्रे एरिया जब होता है तो इसी तरीके की जो फियर्स होते हैं वो लोगों के दिमाग में होते हैं। और जैसे आपने अभी फरमाया कि लोग डर रहे हैं कि वो उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ ली जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने $50,000 लगाए हैं तो उसने कमाए भी होंगे। अब पता नहीं डिक्लेयर किए हैं उन्होंने, रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं किए, वो बेहतर जानते होंगे। मगर इंटरनेशनली स्पीकिंग जब स्टेट लेवल कोऑपरेशन पे अगर हम आ जाते हैं तो पहली चीज तो हमें वी हैव टू डिटरमिन कि कौन से जुरिस्डिक्शन में जो है मौजूद है इंडिविजुअल जिन्होंने फ्रॉड कमिट किया है। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस की एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है, जो है नाम मेरे जहन से इस वक्त स्लिप हो रहा है, बट
इट इज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने 2010 में साइन किया था। उसके कुछ क्लॉजेस के तहत है, वो हम शायद स्टेट लेवल कोऑपरेशन में जा सकते हैं। सही। और लास्टली बता दें कि इसको, क्योंकि ये तो काम हो रहा है और जिस तरह FPCCI की एक रिपोर्ट में आया था कि $20 बिलियन का फेक जो एक्सचेंजेस हैं उनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने लगा दिए हैं, तो फिर जो रजिस्टर्ड हैं बाइनेंस और कॉइनबेस वगैरह उसमें तो फिर और ज़्यादा होंगे। तो इसको लास्टली रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर SECP, स्टेट बैंक, आप क्या रिकमेंड करते हैं? व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन? सर देखिए, इसमें मेरी रिकमेंडेशन जो है वो यही है, या तो अगर क्योंकि देखिए एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत बड़ा है इसमें, एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि एक तो रिस्क हो गया वॉलेटिलिटी की वजह से, ठीक है, इट इज प्योरली मार्केट डिटरमिन्ड जो वैल्यू होती है क्रिप्टो करेंसीज की, ठीक है, एक तो इस चीज का रिस्क है, दूसरा फ्रॉड्स, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का भी रिस्क है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि या तो अगर आपको लोगों को सही तरीके से सेफ गार्ड करना है तो लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करें, या तो आप इसे नहीं रेगुलेट करना चाहते तो आप बैन कर दें, ठीक है, या अगर आपको इसको इंडिकेशन है, आपको जहन में है कि रेगुलेट करना है, तो इस पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग आज इस दिन से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज इवॉल्विंग सिस्टम। और अभी तो चलें $100 मिलियन का स्कैम हुआ है, अगर हम इसको रेगुलेशन की तरफ नहीं ले जाते और अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते तो बाद में शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन चीजों को कर्व करना हमारे लिए, और हम शायद दुनिया से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। कानूनी नुक्ता नज़र से समझा नाज़रीन के जो रकम लोगों की डूब चुकी है, इस रकम को अब यहाँ से रिकवर किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कोशिशें क्या हो सकती हैं, FIA की तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँची है, FIA की तहक़ीक़ात में क्या इंकशाफात हुए हैं, ये तमाम पॉन्जी स्कीम्स किस तरह काम करती थी, और ये तमाम जो मेगा फ्रॉड है $multi-million का, ये किस तरीके से हुआ और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये सारे अवामिल आज आपके सामने रखे। आपका फीडबैक हमें मौसूल होता है हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।